हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अगर कई सारे कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएं, उसमें पूछा जाए कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है या कौन सा लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी करके आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। मतलब है कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए भाई, फैक्टर्स को डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ में 2 पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि इन पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी आपके साथ में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए भाई, मैंने बोला हुआ था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर मैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी सिस्टम का इंक्रीज होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो चलिए इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए भाई, अगर अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। रिपल्सिव फोर्स अगर इन केस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्टिविटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिस्कस करूँगा तो इन पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई, ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट पार्ट है क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। एक फैक्टर जो आपको दिमाग में रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। अगर सेंट्रल मेटल एटम की किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा कर सकते हैं भाई, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं 2 सेंट्रल मेटल आयन ले लेता हूँ, एक हो गया M2+ और एक हो जाता है M7+। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे एक इस आयन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स, एक इस सेंट्रल मेटल आयन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ज़्यादा है, ठीक है, +7 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये है कि इस सेंट्रल मेटल एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इस सेंट्रल मेटल एटम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। अब देखिए भाई, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इजी पार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इसमें अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं। अब देखिए, जब इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो इसकी टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा लूज किए जाएंगे वैसे ही टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होने लगती है। मतलब है कि ये सेंट्रल मेटल एटम विल बी हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, और जब ज़्यादा पुलिंग होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट्स इसी वजह से मैंने लिखा हुआ था। मतलब है कि इसमें टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस सेंट्रल मेटल एटम। वाई, बिकॉज इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। तो ये कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट, कुछ रेफरेंस बुक में ऐसा भी मेंशन किया जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम अगर ज़्यादा होता है, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिस सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी,
तो ये भी पार्ट बोल सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मतलब कि इस सेंट्रल मेटल एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, दैट इज़ द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम आपका किस टाइप का दिया है, इसका चार्ज क्या है, इसका साइज क्या है, इसका रेडियस क्या है। तो इन जनरल यहाँ पर आप दिमाग में रखें, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, अगर चार्ज ज़्यादा होगा, अगर सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ज़्यादा होगा, वो ये खास तौर से अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर के से ही रिलेटेड है भाई। अगर ये चार्ज इसमें ज़्यादा है, चार्ज इसमें कम है, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगी। चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उस सिस्टम का, तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, तो मतलब है कि अगर चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल बात। अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज होता है, गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज होता है, देन डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज होने लगता है। मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिक्रीज होने लगता है, मतलब ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ द चार्ज डिक्रीज होने लगता है। जब कॉन्सनट्रेशन ऑफ द चार्ज डिक्रीज होने लगता है, देन अट्रैक्टिव फोर्स भी डिक्रीज होने लगता है, मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स भी डिक्रीज होने लगती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर छोटा एटम होगा, छोटे एटम में जो चार्ज होगा वो हाईली कॉन्सनट्रेटेड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगा, और इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल अगर एटम ज़्यादा होता है, देन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज होने लगती है। ठीक है भाई, तो ये फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर है दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन CMI मेंशन कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सभी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ तो ये क्या होता है, 29 होता है। ठीक है भाई, ये आपका 47 हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, इसमें अगर आप देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D10 4s1 होता है। ठीक है भाई, अच्छा ये 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4D10 and 5s1 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर मैं जो सिल्वर दिया है इसका एटॉमिक नंबर कितना 47 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन और ये क्रिप्टॉन हो गया, इसका 2 हो गया, 18 हो गया, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, नो सॉरी, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये 18 हो जाएगा, और ये 36 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सॉरी, 2, 10, 18 एंड 36। क्रिप्टॉन का क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर 36। इन एलिमेंट्स के बारे में बात करें, हीलियम को छोड़कर कि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, कंप्लीटली फिल है। ठीक है भाई, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्रिप्टॉन हो गया, ये 36 हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4D10 एंड 5s1। बोलिए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ भाई। ये 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स के पहले जो ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, 36 इलेक्ट्रॉन्स फिल है। 36 + 11 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पार्ट। अब देखिए भाई, क्रिप्टॉन जो नोबेल गैस एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। इसका जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल्स, इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली डी 10, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप 10 ही पुट कर सकते हैं। तो 8 इसका और 10 इसका, टोटल कितना हो गया 18 हो गया भाई, 18। मतलब है कि ये जो आपका एलिमेंट दिया हुआ है स्यूडो इनर्ट मेटल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। मतलब है कि इस मेटल से बना हुआ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा देन एनी अदर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ ए सेंट्रल मेटल एटम, इफ सेंट्रल मेटल एटम हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या pseudo inert gas configuration, pseudo inert gas configuration, the complex will be more stable than other complexes। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन अदर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, इसमें अगर आप क्या देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन करने के लिए डी ऑर्बिटल्स आपके फिल होने चाहिए। तो टेंडेंसी फॉर स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, D1, फिर D2 हो जाएगा, फिर D3 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, D5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि ये सीडो की तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ओबे की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे कभी कंफ्यूज मत हो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी मैटर करता है इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं द नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स का भी एक अपना रोल होता है इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। फोर्थ फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है भाई, द नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए भाई, आप लोगों ने वीबीटी थ्योरी में, सीएफटी थ्योरी में, ठीक है, इन दोनों थ्योरीज में आप लोगों ने लिगेंड्स जो पढ़े हुए हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं वो लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम, यहाँ पे कहीं मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं जिनमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होते हैं। ठीक है भाई, जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जिसमें डोनर एटम क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और ये हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये है इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के जो डोनर एटम होते हैं उनकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो वीक फील्ड लिगेंड्स के डोनर एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है भाई, अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के पास में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम है, मतलब है कि इनकी टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन कम है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन कम है और टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स में टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, डोनेट तो ये भी करते हैं, परंतु अगर मैं ट्रेंड देखना चाहूँ कौन कितना जल्दी डोनेट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी डोनेट करेगा। किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर हम बातचीत करें इन दोनों लिगेंड्स के बारे में, तो कौन सा लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ में सबसे पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और जो जितना जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हो गया ना पार्ट भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब नेचर ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, then the ligands then the weak field ligands। ठीक है, then the weak field ligands जो आपके अनस्टेबल या लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इंक्रीज
द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ये हो गया भाई, एक ये पार्ट हो गया। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अच्छा कहीं तो मैं इसको ऐसे ही लिख दिया हुआ, तो स्टेबिलिटी में मेंशन कर देता हूँ, स्टेबिलिटी हो गया भाई। अच्छा ये पार्ट हो गया, स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, strong field ligands increases the stability of the complexes, weak field ligands decreases the stability of the complexes। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे FeCN6 हो गया, यहाँ पर 4 माइनस कर दिया, और FeCl क्या लिया भाई 6 कर लिया, और यहाँ से क्या हो गया 4 माइनस हो गया। दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, अगर मैं पूछता हूँ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डोनर एटम इसमें क्या है, कार्बन। अगर कार्बन डोनर एटम है तो वो लिगेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। इसमें अगर आप देखें तो हेलोजन दिया हुआ है, डोनर एटम अगर हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होगी, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रीजन क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इन फैक्टर्स को यूज करके आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ जो कॉन्वर्जेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है भाई, ये क्यों डोनेट करते हैं ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कभी कभी किसी रेफरेंस बुक में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, अगर बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा होता है, अगर बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड्स का बेसिक नेचर ज़्यादा होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा भी बोला जाता है। भाई बेसिक नेचर का मतलब क्या है, बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। भाई बेसिक नेचर में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा बेसिक करेक्टर, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो सेंट्रल मेटल एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। तो यही पार्ट आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कि ये खास तौर से बेसिक इन नेचर होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एंड दे हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया ना भाई, तो ये बेसिक नेचर भी होता है, इनकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होती है, और इनसे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ही स्टेबल भी होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये पार्ट हो गया। अच्छा एक और दूसरा पॉइंट, जो स्टेबिलिटी होती है भाई कॉम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ लिगेंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड्स के पास में ज़्यादा होगी तो वो आसानी से डोनेट कर सकेगा। चार्ज कम हो गया तो वो फ्लो के साथ में डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, फ्लो के साथ में डोनेट नहीं करेगा। चार्ज ज़्यादा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ये डोनेट करेगा, और जितनी जल्दी डोनेट करेगा उतना जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज ऑफ लिगेंड इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स विल आल्सो बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से जो भी चार्ज होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द लिगेंड्स मतलब कि लिगेंड अगर बल्की हो गया या साइज इंक्रीज हो जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लिगेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। फिफ्थ फैक्टर है दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिए भाई एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है भाई, ये हो गया आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है भाई, अच्छा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते क्या हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास में मोर देन वन डोनर साइट होता है या डोनर एटम होता है, बट एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइट का यूज करते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है भाई, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। खास तौर से जो आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर शिफ्ट करती रहती है। ठीक है भाई, अगर आप देखें
जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइनाइड आयन, ये आपका आइसोसाइनाइड आयन हो गया भाई। अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं भाई। अगर देखिए भाई यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड आयन हो गया, लोन पेयर हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एम्बीडेंटेट की तरह क्यों काम कर रहा है, खास तौर से अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। परंतु इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक एटम डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को तो दूसरा नहीं डोनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बचेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक बॉन्ड का पुल कर लिया गया, ये कार्बन बचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर ली जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, कुछ ऐसे हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देंगे तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर किसका, नेगेटिव चार्ज का, इसके पास में लोन पेयर डला हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डला हुआ है, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अपन तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, केवल एक ही एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा। खासतौर से अगर आप देखें छोटा ग्रुप है, छोटे ग्रुप में दोनों एटम के पास में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिपल्सन ज़्यादा होता है भाई, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो खास तौर से अगर ये एटम बॉन्ड फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है खाली पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड्स पड़ा हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना भाई। तो इसमें क्या होता है कि दोनों एटम जो दो डोनर साइट होती हैं, दोनों बॉन्ड नहीं फॉर्म करती हैं, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, इसके बाद में एक लास्ट फैक्टर बचा हुआ है, दैट इज चिलेटिंग इफेक्ट। तो वो इतने स्पेस में उसको कवर नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है दैट इज चिलेटिंग इफेक्ट। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं सिक्स्थ फैक्टर के बारे में, ठीक है भाई। ये चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग लिगेंड्स के बारे में बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर लिगेंड्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात किया, डॉन एटम क्या होते हैं, ठीक है, एम्बीडेंटेट के बारे में, चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, फ्लेक्सीडेंटेट के बारे में, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है भाई। फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या हो गया, ऑक्जेलेट, क्या हो गया, ऑक्जेलेट आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COO-, इसमें अगर आप देखें COO और ये OH- हो गया है। ये डाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड होता है भाई, ऑक्जेलेट आयन, ठीक है भाई। ये इसके पास में दो डोनर साइट हैं, इसके पास में भी एक डोनर साइट है, इसके पास में भी क्या हो गया, ये ऑक्सीजन भी डोनर साइट है, ये भी ऑक्सीजन आपका डोनर साइट है। नेगेटिव चार्ज डाला हुआ है, नेगेटिव चार्ज क्या है भाई, डोनर्स इलेक्ट्रॉन ही है। ये सेंट्रल मेटल एटम अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से डोनेट करेगा। बोलिए ये पोर्शन क्लोज हो गया ना भाई, ये क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जिसमें चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे आपका Fe हो गया, ये आपका C2O4, ये आपका क्या हो गया 2-, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, इसको -2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 + 4 = क्या हो जाएगा, इसकी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो कितने लिगेंड्स, 2 × 4, ये आपका 4 कोऑर्डिनेट नंबर 4 रहेगा। अच्छा,
एक और कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, इसमें हो गया Cl4 हो गया, Cl4 हो गया और इसका -2 कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल, Cl4 और माइनस। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये आपका यूनिडेंटेट लिगेंड से है या नहीं है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव हैलोजन से नेगेटिव चार्ज होता है, यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड दिया हुआ है। इसमें डाइडेंटेट ये क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए भाई होता क्या है, अगर मैं ये जो आपका डाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड से इसको ला करके इसको रिप्लेस करूँ यूनिडेंटेट को और इस कॉम्प्लेक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो होगा क्या, जब ये लिगेंड्स आएंगे तो इस यूनिडेंटेट लिगेंड्स को रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। रिप्लेस भाई ब्रेक करके इसको सबसे पहले तो हटाएंगे ना भाई, ये एटम्स जब हटाएंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, एटम्स बिखरेंगे, वहाँ पर स्कैटरिंग या फिर एटम्स हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। जब डिसऑर्डर सिस्टम की इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस बाई नेचर। जब कभी भी स्पॉन्टेनियस बाई नेचर होता है कोई भी सिस्टम या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई प्रोसेस जा रहा होता है तो उस सिस्टम की काम जो स्टेबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। मतलब है कि ये पार्ट आप थर्मोडायनामिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ पर डिसऑर्डर इंक्रीज होगा जब आप इस लिगेंड्स को इस डाइडेंटेट लिगेंड से रिप्लेस करेंगे। डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही रीजन है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स जिन कॉम्प्लेक्सेज में प्रेजेंट हैं उन कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अच्छा, अनदर पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना 3 मेंबर्ड रिंग्स, खासतौर से अगर आप देखें तो क्लोज रिंग जो होते हैं तो क्लोज रिंग कैन बी 2 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग। अगर आपके पास में कई सारे कॉम्प्लेक्सेज दिए हैं उनमें केवल चिलेटिंग लिगेंड्स ही प्रेजेंट हैं, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसके केस में आपको दिमाग में रखना है एक ऐसा चिलेटिंग लिगेंड्स जो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करे, वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा दैन द अदर कॉम्प्लेक्सेज हैविंग 2 मेंबर्ड या 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड क्लोज रिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, तो चलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, खासतौर से अगर आप देखें तो आपका EN भी होता है। EN क्या होता है आपका, ये देखिए इथाइलिन डाइएमाइन होता है, CH2NH2 हो गया, ये CH2, ये NH2 हो जाता है। सेंट्रल में एटम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे डोनेट करता है, तो ये भी क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो हालांकि इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्सेज हैविंग चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्सेज हैविंग यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच लिगेंड्स, ये चिलेटिंग लिगेंड्स, इन व्हिच चिलेटिंग लिगेंड्स form 5 or 6 membered ring, 5 या 6 membered close ring are more stable than the other complexes। ठीक है, देखिए इसको मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, फिर से वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि अगर चिलेटिंग इफेक्ट्स क्या होता है। अगर आपके कई सारे कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेज में चिलेटिंग लिगेंड्स दिया हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्सेज में नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स दिया हुआ है, मतलब कि चिलेटिंग लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई, क्योंकि वो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन जब करते हैं तो उस सिस्टम की एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा पार्ट,
कई सारे कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उसमें केवल चिलेटिंग लिगेंड्स ही प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर आपको देखना है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स 5 या 6 मेंबर्ड क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करे वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, जैसे अगर आप देखें EDTA 3- EDTA 4-, ठीक है भाई, ये आपके क्या हो जाता है भाई 5 पेंटाडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई EDTA 4- हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है भाई, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। और EDTA 3- पेंटाडेंटेट लिगेंड्स हो गया, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लिगेंड्स है जिनके प्रेजेंस में ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको बन करके देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में एक लास्ट एक छोटा सा फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। 7th एंड लास्ट फैक्टर है दैट इज़ आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ठीक है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी सॉल्यूशन में जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप वाइज तरीके से होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स अटैच होते जाते हैं, पहले 1 लिगेंड्स आया, दूसरा लिगेंड्स आया, तीसरा लिगेंड्स आया, लिगेंड्स अटैच होते जाते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होने लगती है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसके पास में लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ml। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये Ml है, इसके पास में एक और लिगेंड्स आया तो ये Ml2 भी बन गया, L लिगेंड्स हो गया, M सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट बेसिकली अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसके लिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, तो ये हो गया आपका Ml और ये आपका M+L हो गया। ठीक है भाई, ये K1 हो जाएगा और इसको आप K2, इसका K1 कर लिया, इसका K2 कर लिया, तो K2 = क्या हो जाएगा Ml2 और यहाँ से हो जाएगा आपका Ml और ये क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसको आप करेंगे M ब्रैकेट में करिए भाई, प्लस कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे ये जो आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ml, मतलब कॉम्प्लेक्स की जैसे जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए भाई जैसे जैसे लिगेंड्स अटैच होने लगते हैं, जैसे जैसे लिगेंड्स इंक्रीज होने लगते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है। रिपल्सन जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके जो क्या होते हैं भाई, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इसके पहले एक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो अब हम कंटिन्यू किए हुए हैं। इसके पहले एक और फैक्टर डिस्कस किया हुआ था एप्लीकेशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में रिपल्सन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, क्योंकि वहाँ पर लिगेंड्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे लिगेंड्स इंक्रीज होने लगते हैं कि इसके साथ में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उसमें रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। वही रीज़न है कि अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिगेंड्स हैं, इसमें कम लिगेंड हैं। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया भाई, इसमें लिगेंड्स ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। लिगेंड्स क्या है भाई, वो लिगेंड्स वो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या लोन पेयर हो, तो लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा किसके पास में। देखिए ये पार्ट हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस वन। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2। ठीक है भाई, एक और पार्ट, हायर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर इज द
स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये भी चीज़ आप दिमाग में रखें। जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे एग्जांपल लेना चाहूँ, ये हो गया कॉपर्स, ये NH3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर +2 कर लिया, ठीक है। इसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 होता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे सिल्वर ले लिया, NH3 ये 2 हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, के की वैल्यू क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 होता है। आप ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल दैन दिस वन। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि सेंट्रल मेटल एटम का अगर चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, परंतु अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिक्रीज होने लगता है। अब देखिए भाई, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हो गया कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइज कुछ ऐसे इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है। और इसका साइज अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही रीजन है, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटली भी आप वैल्यू देख करके बता सकते हैं। बाई यूजिंग द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भी करके आप इस पार्ट को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म।